बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप खैरियत से होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं सब लोगों से। और पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच हारा आखिरी, उसकी बाज़गश्त अभी तक थमी नहीं है। उस पर हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। उसके अलावा जो ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू होने जा रही है अगले माह से, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची की क्या हाल है, क्या हालत है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची की, क्या नेशनल स्टेडियम कराची होस्ट करेगा इवेंट्स को, यकीनन करेगा, कैसी सूरत हाल है, वो सब आपको बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और भी बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करने के लिए। आपकी आवाज़ हम हमेशा की तरह आज भी शामिल करेंगे हैवीओसी में, और थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लाने की कोशिश हमने की है कि जर्नलिस्ट हैं जो कराची के, वो क्या सोचते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, वो भी एक मुफस्सिल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले मेहमान का, अपने मेज़बान का, होस्ट का, दोस्त का तारुफ कराता हूँ। तनवीर अहमद साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? ठीक है, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। क्या बड़ा कोई मैच वैच फॉलो कर रहे थे अभी? कौन सा मैच को फॉलो कर रहे थे अभी आप? यार मैं फॉलो कर रहा था इसका ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का। वो 330 वो बहुत ज़्यादा फॉलो करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके ऊपर अब बात भी करनी थी ना। 330 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन बिल्कुल। ये तो श्रीलंका में टेस्ट मैच हो रहा है ना, गोल में। हाँ, गोल में टेस्ट मैच हो रहा है। हाँ। तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर इसको भी देखेंगे और इसके ऊपर ज़रा डिबेट करेंगे। और जो हमारे सिलेक्टर्स और हमारे हेड कोच, सिलेक्टर को छोड़ दो यार, जान छोड़ दो सिलेक्टर की यार। श्रीलंका में टेस्ट मैच हो रहा है, जिन्होंने फार्मूला अपनाया हुआ है, ये टेस्ट मैच इस फार्मूले से बहुत ताल्लुक रखता है। ओहो, ताल्लुक रखता है। उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी, इंडिया और इंग्लैंड इंडिया का भी बड़ा जबरदस्त बिल्कुल T20 मैच हुआ, उस पर हम बात करेंगे। पहले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिच साइड। सो हमारे पास क्या है पिच साइड में? पिच साइड में हम आगाज़ तो अपना करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हुई, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। उसमें विकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तनवीर भी काफ़ी उसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं, यहाँ से भी, और अपना जो प्लेटफॉर्म इनका ज़ाती है वहाँ से भी। कल हारिस खान साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी बात की थी। तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं। आज हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ेंगे टेलीफोन लाइन पर, तो उनसे भी बात करने से पहले थोड़ा सा तमहीद हम बांध लें कि अब थोड़ा सा बात समझ आ रही है लोगों को कि पाकिस्तान ने जीत के लिए स्पिन ट्रैक बनाया था, बैकफायर कर गया, पाकिस्तान के बैटर्स नहीं चले, लेकिन कम से कम कोशिश तो अच्छी थी। देखिए, ये जो फार्मूला था ये बैकफायर हुआ नहीं है, ये हमने इसको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गलत यूज़ किया। बैकफायर उस टाइम होता कि जब हम इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने ये यूज़ किया था। अच्छा, तब जाके हमारे स्पिनर परफॉर्म नहीं करते तो हम कहते हैं यार ये तो बैकफायर हो गया। जिस तरीके से चल रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अगर स्पिनर परफॉर्म नहीं करते तो तब हम कहते हैं कि यार आपने बिल्कुल एक बैटिंग पैराडाइज पिच से हट के एकदम से आप स्पिन ट्रैक के ऊपर लेके आ गए, और हमारे स्पिनर्स ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, वो बैकफायर होता। वो आपका फार्मूला कामयाब हुआ। लेकिन उसके बाद बैकफायर ये हुआ कि आपने एक वीक टीम को ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया उनके स्पिनर्स को कि आपकी टीम में और उनकी टीम में बिल्कुल कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर आप बेहतर पिच देते तो फिर आपको फ़र्क पता चलता। क्यों? वो यूं फ़र्क पता चलता कि जब आप एक वीक टीम के अगेंस्ट चौथे या पांचवें दिन तक जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फ़िटनेस शो होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस शो होता है, वहाँ आपकी क्वालिटी चीज़ें शो होती हैं। टेक्निकल कितने अच्छे बैट्समैन हैं या कितने अच्छे बॉलर हैं, या मुश्किल टाइम पे उनके स्पिनर क्या बॉलिंग कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर क्या बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये जब लंबे दिन के लिए आप खेलते हैं, ज़्यादा दिन खेलते, तो आपकी हर चीज़ टेस्ट होती है। लेकिन आपने वो काम किया कि उनको, वो वीक टीम को आपने टेस्ट ही नहीं किया। या आप, होता ये कि आप लंबे लंबे रन्स करते, 500, 550, 600 रन्स करते, तब पता चलता कि उनकी बैटिंग क्या इतनी तगड़ी है कि वो भी हमारे स्पिनर्स को, इंग्लैंड की तरह हमारे स्पिनर को मार मार के वो कर सकते, बड़े रन्स कर सकते, जो कि वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ब्रेथ वेट के अलावा उनके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं था जिसकी एवरेज 40 की, 45 की, 50 की, 55 की हो कि हमें इतना ज़्यादा मारे। हमने ये जो काम किया ये बैकफायर हुआ। सेकंड टेस्ट मैच में बैकफायर हो गया ये। चलें, ठीक है। वो तो बांग्लादेश के खिलाफ जब पाकिस्तान खेला था तो पिचेस कुछ और थी, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ ना,
पाकिस्तान हार गया बांग्लादेश से। देखिए ये उसके बाद पाकिस्तान फिर स्पिन ट्रैक्स पर आया था। मैं ये कहना देखिए मैं तो उस टाइम भी मैंने बोला था जब बांग्लादेश की अगेंस्ट ऐसी पिचेस बनी हुई थी। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब आप एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप को आप ऐसी पिच बना के दे देंगे जहां पे उसमें भी थोड़ी सी जान आ जाए। एवरेज क्या मतलब? एवरेज नुमान और मतलब साजिद एवरेज नहीं, एवरेज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स। जब बॉलिंग सपोर्ट पिचेस आती है ना, बॉलिंग सपोर्टिंग पिचेस पे, वहां पे आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं एक एवरेज बॉलिंग के आगे। उसकी वजह ये होती है कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट पिच थी उसमें एक नॉर्मल बॉलर भी, अगर जिस तरह हसन महमूद गेंद कर रहे थे या नाहिद राना बॉल कर रहे थे, ये यहाँ पे आके इनका नाम थोड़ा सा हुआ जी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या बॉलिंग की है इन्होंने। तो ऐसे बॉलर को अगर जरा सी भी सपोर्ट मिलती है और वो एक चैनल पे रेगुलर बॉल करता रहे ना, तो वो बड़े से बड़े बैट्समैन को तंग कर सकता साहब है। बात है, आपको बॉलिंग पिच से मसला, आपको स्पिन पिच से मसला, आप चाहते क्या है? मुझे किस तरह की विकेट बनानी चाहिए पाकिस्तान को आगे? मैं बताता हूं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब जो पिचेस बनी थी ना पाकिस्तान में, 600 रन बने थे। सुने तो अब उसकी मैं बता रहा हूं ना चीज आपको। वो ठीक थी पिच। उसमें क्या हो रहा था, आप बड़े बड़े रन्स कर रहे थे, आपके प्लेयर्स रन्स कर रहे थे, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने 500-600 रन्स कर दिए तो वहां पे पता चलता है आपकी बॉलिंग में एबिलिटी है या नहीं है इनको 600 के अंदर आउट करने वाली, 300 के अंदर आउट करने वाली। क्योंकि आप ये जरूर देखो कि वो जो पिचेस थी वहां पे बॉल ब्रेक हो रहा था, ऐसा नहीं है कि बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था। मैंने पूछा ये, आप मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप चाहते हैं जैसे 3-4 सीरीज पहले पाकिस्तान में बनी थी, बांग्लादेश से पहले जो बन रही थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या इंग्लैंड, आईसीसी ने एतराज किया था, लेकिन वो हट गई थी बात। फिर नहीं, एतराज किस चीज का किया? डीमेरिट पॉइंट पे आया था और पिच की क्वालिटी बहुत खराब थी। सर मेरी बात सुने, पिच की बात कर, वो ठीक है, लेकिन भाई मतलब यानी इतना भी उसके बुरे हालात नहीं थे कि आप उसके ऊपर वो कर दें कि नहीं यार ये क्या पिच है। उस किस्म की पिचेस होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप अपनी बॉलिंग तगड़ी करें, फास्ट बॉलर लेके आए तगड़े, स्पिनर ऐसे लेके आए। यार मुझे एक बात बताएं, कल हमारे शो में हारिस खान बैठे हुए थे, ठीक है, इनसे ये पूछे, ये जिस दौर में खेलते थे सीमेंट पे ब्रेक करते थे बॉल को, सीमेंट पे इतना इतना, तो क्यों करते थे? वो क्या रेड़ा पिच थी? क्या वो रोलर चले हुए थे सीमेंट पिच के ऊपर, या क्रैक्स पड़े हुए थे? नहीं, शोल्डर्स और फिंगर्स जो है ना इंपॉर्टेंट, इसमें कितनी जान है आपके, आप ब्रेक करते हैं। हमारे स्पिनर्स का प्रॉब्लम ये है कि इनको एक्स्ट्रा मतलब ब्रेक वाली पिचेस दे दो, ये करेंगे, उसके बाद इनसे ब्रेक, उसके अलावा इनसे ब्रेक नहीं होगा। तो वो स्पिनर लाएं या स्पिनर के ऊपर काम करें कि जब आप बॉल देखिए, ब्रेक कहाँ होता है ज़्यादा बॉल, पता है? अगर जिस पिच के ऊपर आपको ब्रेक नहीं मिल रहा, जब आप बॉल रिलीज करते हैं ना, उसके बाद ये जितनी दफा घूमता है ना बॉल, जितना दफा घूम के, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर 20 दफा घूम के बैट्समैन के पास जाता है, 15 दफा घूम के जाता है या 25 दफा घूम के जाता है, जितना दफा घूम के जाएगा इसका मतलब उसके फिंगर्स में जान है। जितना ज्यादा घूम के जाएगा उतना बॉल ब्रेक होगा। वो फिरकी किसको कहते हैं ना? फिरकी, जिसको अपनी जबान में कहते हैं फिरकी, जितनी फिरकी होगी उतना ज्यादा बॉल ब्रेक होगा। तो हमने ये चीज भी देखनी कि ये चीज इनकी कितनी होती है। अगर आपको बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है, ब्रेक बिल्कुल रेड़ा विकेट है, क्रैक्स है, जिस तरह पहले दिन से हो रहा है, उसमें 10 दफा भी घूमते हुए जाएगा बॉल ब्रेक हो जाएगा, समझ? तो ये चीजें करनी है। तगड़े फास्ट बॉलर लेके आओ जो जान मारे, जो 4 डे क्रिकेट खेले, भूखे हैं, हाँ। ठीक है, उन जैसे बॉलरों को लेके आओ, ठीक है, पिचेस ऐसी रखो, हम इस तरह पकड़ सकते हैं। ऐसे अब अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, T20 क्रिकेट खेले, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने विकेटें 695 विकेट्स हासिल कर चुके हैं ये। और इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा ये पढ़ाई में घुसे तो 2 मास्टर्स कर दिए इन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेज में, और आजकल भी MPhil कर रहे हैं। तो रऊफ साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूँ मैं, आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है? जी वालेकुम सलाम, आपको भी और तनवीर को भी। यार मुझे तो ये बताओ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कब से कि आप मास्टर्स आपने 2 कर लिए, अब आप MPhil कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई माशाल्लाह, मतलब डॉक्टरेट आप करने जा रहे हैं, PhD करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के सेटअप में आप कहीं अपने आप को फिट होता देख रहे हैं इतनी तालीम के बाद? देखिए आसिफ भाई, मैं बेसिकली तो स्पोर्ट्स सेटअप में तो फिट होने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि 2000 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एक मास्टर किया था कश्मीर अफेयर्स में।
तो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कश्मीर से था तो इसलिए उसमें किया था, तो मुझे वैसे ही शौक है एक, और दूसरा फिर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा लगा है, तो फिर इसमें थोड़ा सा मुझे रिसर्च करने के भी शौक है। जो हमारे बॉलर वगैरह या बैट्समैन कोई इंजर्ड होते हैं उन पर रिसर्च करने का शौक है, फिर एजुकेशन का भी शौक है। तो बेसिक मेरा कोई इस तरह का है प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करने का या इसमें आने का। अच्छा जी, चलें तालीम हासिल करते रहें। अब तनवीर अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो विकेट बनाई वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उससे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इनके ख्याल में पीछे चली गई है। कैसी पिचेस आपके ख्याल में बनानी चाहिए थी, या पहले आप ये जो पिचेस बनाई पाकिस्तान ने रिसेंटली, इनके हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए मेरा ख्याल है कि आसिफ भाई तनवीर ने ठीक कहा है कि जहाँ तक इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान की एक तो पहले ही फास्ट बॉलिंग का डिक्लाइन है और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्रीमियर फास्ट बॉलर आ नहीं रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आप देखें कि आपके सामने एग्जांपल है जो एंडरसन थे उनकी, कि उन्होंने 269 विकेटें थी उनकी इसमें वनडे क्रिकेट में, और उसके बाद T20 भी वो खेल सकते थे। दुनिया की काफ़ी लीग्स उनके सामने ओपन पड़ी हुई थी जिनमें वो बेशुमार पैसा कमा सकते थे, मगर उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की टेस्ट क्रिकेट की। उन्होंने वनडे से और T20 दोनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विकेटों के अंबार लगा दिया। 42-43 ईयर्स तक उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। तो ये इस तरह के रोल मॉडल होते हैं कि जो कि एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के लिए, अपनी फिटनेस से, अपने स्टेमिना से, अपनी एलिगेंस से और अपनी जो प्रायोरिटीज होती हैं उनसे। तो यहाँ पर हमारे अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं है। और फिर जो आपने पिचेस की बात की है पाकिस्तान में, जो अभी इन्होंने पिचेस बनाई हैं, वो भी देखें कि उसका देखिए आगे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि आपने किस बेस पे उनकी ऐसी पिचेस बनाई हैं। क्योंकि या तो दो चीजें हैं, देखें, या तो अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हो तो ठीक है, आप वेस्ट इंडीज की एक कमजोर टीम के खिलाफ इस तरह की पिचेस आपका राइट है, क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, आप बना सकते हैं। मगर जब आप चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, आप टेस्ट चैंपियनशिप में शुरू में वही बाहर हो गए थे, और फिर उसके बाद आप नीचे बॉटम पे हैं, और उसके बाद जो सबसे प्रीमियर इवेंट आप होस्ट करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी, तो उसमें आपको ट्रो पिचें बनानी चाहिए थी ताकि जो आपके बैट्समैन थे उनको भी एक फेवर मिलती, वो भी लंबे रन कर सकते वहां पे, और जो आपके बॉलर यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे जो फास्ट बॉलर स्पेशली हैं, उनको भी मदद मिलती कि वो लंबे स्पेल करते और उसके लिए उनकी प्रिपरेशन होती। मगर इन दोनों चीजों को करने में पीसीबी नाकाम रहा। जी, फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के इतने मयारी नज़र नहीं आए टेस्ट मैचेस में रिसेंटली। इसकी वजह क्या है? फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, ये वजह है, या फिट इतने नहीं है, या T20 की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है? आसिफ भाई बेसिकली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो आपकी टेक्निक का टेस्ट होता है, आपके स्टेमिना का टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस का टेस्ट होता है, आपके एंड्योरेंस का टेस्ट होता है, और फिर आपका माइंडसेट का भी टेस्ट होता है कि आप किस हद तक फोकस हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर इस वक्त करंट में खेल रहे हैं उनमें कोई इस तरह की डिटर्मिनेशन है नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके फर्स्ट क्लास कैरियर उठाकर देखें तो किसी ने 4 मैच खेले हैं, किसी ने 5 खेले हैं, किसी ने 10 मैचेस खेले हैं। तो ये आप इनको कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट टेस्ट क्रिकेट की नहीं है, ये T20 की प्रोडक्ट है। और वनडे में भी ये बाज औकात परफॉर्म करेंगे, बाज और मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह आपने देखा कि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में हुआ था उसमें हमारा, और इसके पहले जो एशिया कप हुआ था उसमें हमारे जो फास्ट बॉलर थे वो अपना कोटा भी कंप्लीट करने में नाकाम रहे हैं। तो बेसिक इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटीज है कि कोई फास्ट बॉलर डेवलप किया जाए डोमेस्टिक से, तो ये प्रॉब्लम इनमें आ रही है। अच्छा रऊफ, जिस तरह आपने एक बात की कि मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, मुझे एक बात बताएं कि मतलब कितना अरसा लगना चाहिए किसी एक फास्ट बॉलर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसको सिचुएशन की समझ आती है? पहला सवाल तो ये। दूसरा, क्या आप ये समझते हैं कि घास वाली पिच पे खेल के फास्ट बॉलर जल्दी बनते हैं, या ऐसी पिचेस पे जहाँ उसको मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ जोर लगाना पड़ता है, या उन पिचेस पे ज़्यादा खेले तो उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है? देखिए तनवीर, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, जिस तरह हमारे दौर में आप भी खेल रहे थे, या हमसे पहले जो हमारे जब प्रीमियर दौर था फास्ट बॉलिंग का जिसमें वसीम, वकार, शोएब अख्तर, एक लंबी लिस्ट होती थी पाकिस्तान के पास, तो हमारे आप देखें कि अगर आप आते थे सियालकोट में, गुजरांवाला में,
तो यहाँ पर आपको तेज पिचें मिलती थी, या लाहौर में आपको स्विमिंग पिचेस वगैरह मिल जाती थी। जब आप कराची में जाते थे यूबीएल कॉम्प्लेक्स में खेलने पे या कराची नेशनल स्टेडियम पे, तो वहाँ पर आपको बैटिंग पैराडाइज या स्पिन बॉलर्स डोमिनेट पिचेस मिलती थी। इसी तरह हैदराबाद की पिच थी, इसी तरह जो फैसलाबाद की पिच थी वो प्योर एक बैटिंग ट्रैक था। मगर इसमें इशू ये होता है कि जो आपने क्वेश्चन किया ना कि किस किस्म की पिचेस पर खेलना चाहिए, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर खेलना चाहिए, क्योंकि जब आप रेगुलर खेल रहे होंगे ना, आप 50, 60, 100 मैचेस खेलेंगे फर्स्ट क्लास पे, तो फिर आपको सब तरह की पिचेस मिलेंगी। आपको स्पिन बॉल ट्रैक भी मिलेंगे, बैटिंग ट्रैक भी मिलेंगे, आपको स्विमिंग ट्रैक भी मिलेंगे। तो वहां पर आप सीखेंगे कि आपको किस ट्रैक पे किस तरह से बॉलिंग करनी है, जिस तरह पास्ट में हमारे बॉलर सीखते रहे हैं। और हमारे जो फास्ट बॉलर पास्ट में रहे हैं, उन्होंने तीनों ट्रैक पर उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। वेदर वो कोई स्पिन बॉलिंग ट्रैक था, उस पर उन्होंने रिवर्स स्विंग से रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। स्विमिंग ट्रैक पे उन्होंने नेचुरल अपनी एबिलिटी से किए हैं, और हार्ड ट्रैक पे ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये खेल ही नहीं रहे। आप देखें कि इनके जो फर्स्ट क्लास कैरियर उठा कर देंगे बिल्कुल शॉर्ट हैं, और उसके बाद फिर इनके वो बायोमैकेनिक्स भी डेवलप नहीं हुए कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। और एक और एग्जांपल, बिल्कुल इसमें एक सवाल और, अभी आपने पिचेस की बात की है, इसमें एक सवाल मेरा ये है, क्या जो बाउंसी पिचेस होती हैं या जिस तरह पाकिस्तान में डोमेस्टिक में घास पिचेस होती हैं, उन पिचेस पे फास्ट बॉलर और फ्लैट पिचेस में क्या उसमें लेंथ में कितना फ़र्क आता है? वाकई आप खेल खेल के आप समझ जाते हैं कि लेंथ में फ़र्क आता है इन डिफरेंट पिचेस पे खेलने से, या एक ही लेंथ पे बॉल करते रहो बस? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि असल की जो वेरिएशन ऑफ लेंथ है, अब आपको लेंथ को वेरिएट करना पड़ता है डिफरेंट पिचेस पर। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 पिचेस पर खेल रहे हैं तो आपको अपना आप फुल लेंथ पे बॉलिंग करनी होगी, बिल्कुल फुल पिच, फिर आप उस पर रिजल्ट ले सकेंगे। इसी तरह अगर आपने बिल्कुल फ्लैट पिचेस पर, जिस तरह के स्पिन बॉलिंग पिचेस हैं, इस पर आप देखेंगे जो वेस्ट इंडीज के अभी बॉलर थे दोनों खेले हैं, उन्होंने इससे डेड स्क्रीन ट्रैक पे जो स्पिन बॉलर फ्रेंडली था उसमें रिजल्ट इसलिए प्रोड्यूस किए कि उन्होंने बड़ी एक एक्यूरेट लेंथ थी, जो गुड लेंथ थी, उसको उन्होंने कंटिन्यूसली हिट किया और विद इन द स्टंप्स उन्होंने हिट किया, और इसीलिए उन्होंने ज्यादातर एलबीडब्ल्यू बोर्ड किए पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन थे। तो ये आता है, वेरिएशन आती है आपको खेल की। और फिर जो हमारे कोचेज होते हैं, टॉप क्लास कोचेज, आप इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कोचिंग कर नहीं सकते कि आप किसी को बॉल पकड़ना सिखा रहे हो, किसी को जंप लेना सिखा रहे हो, किसी को आप रनअप सिखा रहे हो। आप बेसिकली यही चीज सिखाते हैं कि आपने वेरिएट किस तरह के, जो आपने क्वेश्चन किया ना कि लेंथ की वेरिएशन कैसे करनी है। अच्छा, एक रऊफ आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे एक और करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने ये सोशल मीडिया में देखा होगा कि हर कोई कोच बना हुआ है, हर कोई किसी को कोचिंग सिखा रहा है, कोई अपनी एकेडमी में लेके आ जाता है, कोई क्या करता है, फिर उसके बाद यही जो बॉलर्स हैं ये डोमेस्टिक के उसमें भी आते हैं। तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से भी हमारे बॉलर्स ख़राब होने लग जाते हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो भी शो ऑफ करते हैं जो उनको लेकर जाते हैं। इस तरीके से आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि एक अगर आपने किसी पे काम करना है तो आपके लिए आइडियल एज है उसकी, आपका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है अंडर 17 से लेके अंडर 19 और 21 तक, आप 4-5 साल उस पर काम करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करें, ताकि उसके सारे बायोमैकेनिक्स उसमें डिस्कस हो सके। मगर ये जो शो ऑफ करते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, ना आपके बॉलर्स को इसका फायदा और ना ही कोचेज को इसका फायदा है, क्योंकि वो आपको एक जेन्युइन जो टेक्निक है वो 1 या 2 दिन या 1 महीने में आपको सिखा नहीं सकते उससे। अच्छा रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, आपने वक्त दिया। हम तो ये चाहेंगे कि आप जैसी नॉलेज वाला आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में कहीं पर ज़रूर आए और पाकिस्तान को क्रिकेट को फ़ायदा दे, नौजवानों को फ़ायदा दे। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। रऊफ साहब ने बड़ी तफसील से बता दी बातें, और आपकी और इनकी जो बात है वो सही है। दोनों ही फास्ट बॉलर हैं, दोनों एक ही डिपार्टमेंट से काफ़ी अरसे खेले हैं। देखिए मेरी और रऊफ की बात नहीं है, हर उस बॉलर की बात है जिसने 400 आउट किए हुए, 500 आउट किए हुए, जिसने 12 साल खेली क्रिकेट, जिसने 15 साल खेली, जिसने 14 साल खेली। आप हर उससे बात करेंगे, फास्ट बॉलर से या हर किसी बैट्समैन से बात करेंगे जो लंबी अरसे क्रिकेट खेला है, वो आपको स्किल्स की भरमार लगा के दे देगा। आपको समझा के थक जाएगा, यूं है यूं है यूं है यूं है। एक देखे सवाल आ रहा है कि आकिब जावेद ने कम क्रिकेट खेली। देखिए मसला कोचिंग मेरा कोचिंग का भी प्रीमियर उसने अचीव किया। देखिए वो बात नहीं है, मैं तो हर जगह बैठ के कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कोचिंग का एक्सपीरियंस उनके पास है। बिल्कुल इस टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है जितना एक्सपीरियंस उनके पास है। हाँ। लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहता हूँ कि देखें, ये बात हमेशा याद रखिएगा, अब जिस तरह मैं टीवी पे बैठ के बात कर रहा हूँ ना, या मैं किसी ऐसी छोटे ओहदे पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ,
लेकिन जब मेरे ऊपर प्रेशर आएगा ना, बात तो वही तो होती है, जब आप बात कर रहे हैं ना मीडिया में बैठ के, और जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, जब आपको सीट मिलती है, फिर पता चलता है, इसीलिए आप सीट से भागते हैं, फिर पता इसीलिए आप चलता सीट से है, भागते फिर पता चलता है, यही समझ लें। मैं नहीं, देखे ना, ये बात सही नहीं ना, आपसे भी यही मेरा गिला है, रऊफ से भी यही क्या? गिला है कि इतनी तालीम हासिल करनी, अच्छा, मेरी बात सुन लें। इतनी नॉलेज ले ली, हमें पास ऑन अच्छा करो मेरी बात knowledge। सुन लें, अगर कुछ आप change करो ना। मेरी बात सुने, आप जो मुझे कह रहे हैं ना, मैं इसीलिए भागता हूँ। जितना अरसा मैं टीवी पे बैठा हूँ, कभी मैं अपनी बातों से भागा हूँ? नहीं, बातों से नहीं भागा, अपनी बातों से घूमता हूँ। नहीं। तो जब एक बंदा अपनी बातों से टीवी पे रह के नहीं घूमेगा ना, तो वो अगर बोर्ड में भी जाएगा, या वो वहां जाके चीजों को सीधा कर देगा, या 1 महीने के अंदर नौकरी छोड़ के मेरे जैसा बंदा वापस आ ये जाएगा। होगा, ये ठीक है, होगा। वो नहीं कर सकता, ये होगा। मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता, या वो मैं चीजें लेकिन जो चेंज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट तो करो देखिए, ना। मैं देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, हो मैं ये नहीं कहता यार, देखिए कुछ लोग मजबूर होते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पे नौकरी मिल गई है, करते रहो, हमारी चीज़ें क्यों नहीं बेहतर होती। उसकी रीज़न ये भी होती है, कुछ लोग होते हैं कि यार काम चल रहा है, चलाते रहो। बहुत से कम ऐसे लोग मेरे जैसे पागल होते हैं कि भाई जहाँ इज्जत होगी, चलें, सुने ना, जहाँ इज्जत होगी वहाँ काम करूँगा, पैसे पूसे को नहीं देखता। ये लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, मजबूर भी होते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपने आकिब भाई की बात की, देखिए जब आपने इतना कोचिंग कोर्सेज किए, इतना एक्सपीरियंस है ना, उसके बाद आप भी आके ब्लंडर करोगे ना इतने बड़े बड़े, तो फिर हम जैसा बंदा तो बोलेगा भाई अगर आप कर सकते हैं तो फिर दूसरा भी कर सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करें कि आप एक स्पिन ट्रैक की वजह से अपने फास्ट बॉलर्स खत्म कर रहे हैं, आप अपनी बैटिंग को खराब कर रहे हैं। चले अब आज ट्राई सीरीज भी शुरू होने वाली है, ये तो खत्म हो गई ना वेस्ट इंडीज़ वाली। अब ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, लाहौर में शुरू होगी, और शुरुआत की इसकी तारीख है 8 फरवरी, और उसके बाद कराची में आ जाएगी। ये आपके सामने। तो इसमें पाकिस्तान ने अभी तक स्क्वाड ऐलान नहीं किया, मतलब स्क्वाड पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड आपके ख्याल में कोई खास वो कौन सा दिन आएगा जब हम टाइम पे कर देंगे, ये सबसे जल्दी कर देंगे, तो है, सबसे पहले कर देंगे 8 फरवरी से। 8 फरवरी मेरा से सिर्फ कहने का मकसद है, आपको सोचने की जरूरत क्या है। जब आपका ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है और आधे से ज्यादा क्या मतलब 1-2 चेंजिंग अगर हुई, बाकी सब ने चैंपियन ट्रॉफी में उसी टीम ने जाना है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत क्या है। तो आपके ख्याल में जो हारिस भाई कल कह रहे थे कि बाबर आजम को रेस्ट लेना चाहिए, खेलना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता रेस्ट लेना चाहिए। एक तो उसकी फॉर्म ही नहीं है, उसके बाद आप उसको रेस्ट करा के डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाएंगे। देखिए सबका, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए। वनडे में तो फॉर्म है ना उसकी, 350 किए थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना भाई, उसको जाना चाहिए, ट्रायंगुलर सीरीज खेलनी चाहिए, रेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं आगे चल के उसको ओपन करवाएंगे, वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको फिलहाल स्ट्रगल तो वो कर रहा है ना नए बॉल से कहीं ना कहीं। और अगर आप उससे आगे चैंपियन ट्रॉफी में या आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्रायंगुलर सीरीज में अगर आप उससे ओपन कराते हैं, तो वो अगर वहाँ आउट होने लगे तो क्या करेंगे फिर? नहीं, आप उसको नीचे लेके आए जिस नंबर पे वो खेल रहा है। 2 रोज पहले एक सवाल आया था, क्या? जो मैंने कहा था हम इसको उठा के रख लेते हैं, वो था कि बाबर नंबर 4 पे आ जाए वनडे। देखिए मैं तो, और टेस्ट मैचेस मेरे बस में हो ना, मैं आज उसको उठा के चौथे नंबर पे लेके आ जाऊँ। क्यों, वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो नए बॉल पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, वो नए बॉल पे स्ट्रगल करता है। जब वो ओपनर आउट हुए, वो तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे आने का मतलब ये है, ये तो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत समझ तो आपको होगी ना, तीसरे मतलब प्लेयर का मतलब एज अ ओपनर ही होता है। ओपनर आउट हुआ, नए बॉल पे बाबर आ गया, या टेस्ट क्रिकेट में वो आपने उसको तीसरे नंबर पे भेज देते, तो नया बॉल थोड़ा सा पिच की वजह से या एयर की वजह से हिलता है, तो वो अच्छे से अच्छा प्लेयर, चाहे जो रूट हो, चाहे बाबर आजम जो जिस तरह का प्लेयर है, चाहे स्मिथ है, उनके तो बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। मतलब जो तीसरे नंबर पे आने वाले प्लेयर होते हैं ना, वो फंसते हैं क्योंकि नया बॉल सीम होता है। तो जब आप बाबर जैसे प्लेयर को एक जगह पे बॉल करते हैं ना, वो स्ट्रगल करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि यार 20 से हटो, मैंने अपने शॉट्स, नेचुरल शॉट जो वो खेलने, तो जब वहां से नहीं हटते तो आप आउट होने के ज्यादा चांस होते हैं। आप स्मिथ को देख लो, जो रूट को देख लो, ये भी नीचे के नंबर, आई थिंक चौथे नंबर पे स्मिथ भी ये टेस्ट मैच देख लें, चौथे नंबर पे खेल रहा है। और चौथे नंबर पे बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट की बहुत जबरदस्त एवरेज है। ठीक है, चौथा नंबर बड़ा माने रखता है। ये फिलहाल मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट मैचेस में चौथा नंबर बड़ा माने रखता है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं। अब थोड़ा सा फर्स्ट क्लास की तरफ आते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने कल मुकाबला जीता। पाकिस्तान टेलीविजन ने दूसरा मैच जीत गया अपना। इशाल स्पोर्ट्स को, इशाल को कल हराया था, इससे पहले हराया था, और भी दीगर टीम्स भी आज करती जा रही हैं, अच्छा करती जा रही हैं। HEC ने भी एक मैच जीता था। उसके अलावा स्टेट बैंक ने आज हराया, स्टेट बैंक ने।
तो बड़ा अच्छा चल रहा है ये डिपार्टमेंटल जो फर्स्ट क्लास है, इसमें पीटीवी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि उनके 2 लड़के निकाल लिए गए हैं स्ट्राइक कैंप पे, एक तो अमाद बट उनका कप्तान है और एक और लड़का। देखिए आई थिंक डिपार्टमेंट क्रिकेट में स्पेशली जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट होती है। हाँ। उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है और उसमें आप हमेशा देखेंगे चाहे वीक टीम है, वीक मतलब जूनियर लड़के हैं या सीनियर टीम है, आपको सब लड़के फाइट करते हुए नजर आएंगे। इवन जो सीनियर भी हैं उनको भी पता होता है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हमें जैसी पिच मिल रही है, जैसी कंडीशन मिल रही है, हमने परफॉर्म करना, नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमसे जो है वो पूछा जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन के हेड कोच शौकत मिर्ज़ा, वो बिल मारूफ लाला के नाम से ये जाने जाते हैं। ये पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 21 सेंचुरीज बनाई हैं और मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। और उस ज़माने में जब 85 ओवर की लिमिट हुआ करती थी तो उस वक्त मिडिल ऑर्डर खेल का इतना ज़बरदस्त खेल, ये शानदार काम है। उसके बाद इन्होंने कोचिंग में आने के बाद लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया हुआ इन्होंने बाय द वे। उसके बाद ये इन्होंने इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, पता नहीं बलूचिस्तान में कहीं कहीं कोचिंग करते करते अब ये पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जुड़े हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल खैरियत। मुबारक हो, कल आपने एक और मुकाबला जीत लिया। कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आई पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर, क्या बताते हैं आप बच्चों को? भाई एक तो बात यह है कि वैसे तो हेड कोच इन इस टीम का मोहम्मद वसीम है और इनकी जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं आलिया रशीद, ये इन लोगों की बेसिकली तो ये इनकी सारी मेहनत है। टीम बनाई इन्होंने और उस टीम को भेजा और मुझ पे भरोसा करके उस टीम को मेरे हवाले किया। तो इस वक्त मैं फील्ड कोच या ग्राउंड कोच आप कह सकते हैं। तो इस वक्त मैं उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनकी टीम को संभाल रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीम जो है बिल्कुल यंगस्टर्स के ऊपर है, यानी इसमें कोई भी नामवर खिलाड़ी नहीं है, बल्कि जो यंगस्टर थे उनमें से भी 2-3 जो हैं वो जो ये कैंप लगा है इस वक्त उसके अंदर चले गए। उस चीज़ की कमी को हम ये समझ रहे थे कि शायद हमारी टीम कमज़ोर है, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ को ज़्यादा मैं हमेशा अपनी कोचिंग में फोकस करता हूँ कि पहले मैं ये चेक करता हूँ कि प्लेयरों का लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि तकरीबन तमाम टीम, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं और जितनी मैनेजमेंट के लोग मेरे साथ हैं, वो तमाम के तमाम ने मुझे एक्सेप्ट किया और जो भी बात और जिस तरह से भी मैंने उनको समझाने या खिलाने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद एक डिपार्टमेंट प्लेयर हूँ और डिपार्टमेंट से सारी क्रिकेट खेला, तो मेरे अंदर जो है वो वही डिपार्टमेंट के ही तमाम चीज़ें मौजूद थीं, तो वही मैंने उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने अब बात को समझ के, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जो अपना स्टाइल है कोचिंग का, मैं खुद कोच नहीं बनता ग्राउंड में। मैं हर प्लेयर को अपनी जगह इंडिविजुअल खुद को 1 बाय 1 कोच और कैप्टन दोनों बना के ग्राउंड में भेजने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि वो प्लेयर जो नहीं खेलते, जिनको चांस नहीं मिलता, उनको भी मैं इसी तरह ट्रीट करता हूँ, इसी तरह जैसे कि दूसरे अंदर है। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो तमाम प्लेयर क्योंकि अपनी अपनी जगह खुद कोच बन चुके होते हैं और खुद कैप्टन बन चुके होते हैं, इस वजह से वो जो 16 प्लेयर अंदर मौजूद होते हैं वो एक बहुत अच्छी तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो यानी मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती जब वो जिम्मेदारी। नहीं, मेहनत ये तो आप इख्तिसार से काम ले रहे हैं, मेहनत तो आपने की है ना। पहला मैच भी जीता था, उसके बाद अब दूसरा मैच भी जीता है। शौकत भाई, आपसे फिर बात होती रहेगी आगे के लिए। आपके लिए नेक तमन्नाएं, आपकी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की ज़रा कमी है, हम कुछ और भी डिस्कस कर रहे हैं। ये पीटीवी की परफॉर्मेंस थी, उसके अलावा स्टेट बैंक आज जीता है, उसके अलावा कल भी टीम ने बड़ा अच्छा किया था। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ लोगों को बताऊं, या मतलब यानी टॉस जीत के पीटीवी ने पहले बॉलिंग की और 164 163 एक इनिंग और 82 रन से। और बात देखने वाली ये है कि जिस जगह पे आपने 164 163 पे आई थिंक नेशनल बैंक के ग्राउंड में मैच हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने 550 530 रन कर दिए। मतलब यानी कि बैटिंग जब करने फ्लैट हो गई बिल्कुल विकेट। माइंड उन्होंने उन बच्चों के ये देखने वाला डाल दिया कि भाई तुम ही करोगे। अच्छा, सारी परफॉर्मेंस जो है ना वो पीटीवी की तरफ से ही है। बॉलिंग में भी इब्तिसाम जो उसने 5 आउट किए, बैटिंग में 229 शामिल हुसैन जो लड़का है ओपनर उसने किए, फिर नीचे से शहजाद ने 100 कर दिया।
तो मतलब सारी परफॉर्मेंस बॉलिंग बैटिंग इनकी तरफ से, उनको लगता है पीटीवी वालों ने खेलने ही नहीं दिया। ज़बरदस्त खेलने नहीं दिया जिस तरह से पाकिस्तान। चलें अब एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके जल्दी से आपको ज्वाइन करूँगा। थ्री पॉइंट आप देख रहे हैं और हमारा दूसरे सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है जिसका नाम है इशू ऑफ द डे। लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है, उसके लिए स्टेडियम की तैयारियां चल रही हैं। कराची का नेशनल स्टेडियम इज़ गेटिंग रेडी और बिल्कुल ऑलमोस्ट देयर। तो नेशनल स्टेडियम की हालत क्या है वो देखिए रिपोर्ट में, उसके बाद आपसे बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसको कहा जाता है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ काम ज़ोरों शोर से जारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसका काम तकरीबन हो चुका है, जिसमें जो सारा सेवरेज का काम था, जो सारा इलेक्ट्रिक का काम था, जो सारा एसी वगैरह लगने की जो ओपनिंग इन्होंने बनानी थी वो बना ली है। बस उसकी फिनिशिंग का काम जारी है। उसके पीछे देखिए शीशे भी लगा दिए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर है एंटी करप्शन और एंटी डोपिंग यूनिट के दफातर। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं कि है ड्रेसिंग रूम्स हैं दोनों टीम्स के। उसके ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं यूटिलिटी बॉक्सेस, जो लोग यहाँ आकर बैठेंगे, और उसके ऊपर का जो बॉक्स है वो है पीसीबी के दफातर। तो ये तो इस बिल्डिंग का काम है जो शुरू हुआ था अक्टूबर के महीने में, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते यहाँ तक आ चुका है। इसके अतराफ में 2 स्टैंड्स तोड़े गए थे, तो वो नए स्टैंड्स बन रहे हैं और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो गए हैं। और इसके सामने ड्रेसिंग रूम के सामने एक स्लोप बनाया गया है, आपको नज़र आ रहा है। ये स्लोप पर 2 स्टैंड्स बनेंगे नए, जो कि एक है माजिद खान स्टैंड और दूसरा है ज़हीर अब्बास स्टैंड। तो ये आपको व्यू देगा, प्लेयर्स जब ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे तो आप इनको देख सकते हैं। इस तरह का बाहर के ममालिक में आपने देखा होगा सूरत हाल जो होती है। और जो बड़ा काम यहाँ हो रहा था जो फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं वो मुकम्मल तौर पर नई लगाई गई हैं, और काफ़ी स्टैंड्स तो लग चुके हैं फ्लड लाइट्स के, अब उनमें लाइट्स इंस्टॉल करना बाकी हैं। उसके अलावा 2 साइड स्क्रीन्स लगाई गई हैं, बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई हैं, नॉट साइड स्क्रीन्स। डिजिटल स्क्रीन 2 लगने का काम भी जारी है। डायगोनल एक यहाँ लग रही है और एक इस तरफ लग रही है। तो ये काम अभी तक मुकम्मल तकरीबन हो चुका है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गाहे हमें मौका दिया कि हम आकर यहाँ खुद देखें कि किस तरह से काम जारी है। तो अब ये सूरत हाल आपके सामने। यहाँ पर ट्राई सीरीज़ के मैचेस होंगे पहले, और उसके बाद 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। तो उसके लिए ये ग्राउंड तैयार है। आउटफील्ड इज सुपर्ब, ग्रीन है आउटफील्ड। कराची का जैसा वेदर होता है, सर्दी यहाँ ज़्यादा नहीं होती, तो घास ख़राब नहीं हुई है, विच इज़ गुड। पिचेस दोबारा लेव की गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पिचेस हैं। एक अगर लाइन में आप देखें तो 9 पिचेस हैं यहाँ पर जो तैयार हैं, उनको बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है। तो ये भी एक काम हुआ है। और दूसरा जो अहम काम हुआ है वो ये कि जो स्टैंड्स हैं उनमें जहाँ पे कुर्सियाँ नहीं थी वहाँ कुर्सियाँ इंस्टॉल कर दी गई हैं, और जो टीम्स के आने का रास्ता है वो भी बदल दिया गया है। अब टीम्स आएंगी ये दाएं हाथ में, अगर आप देखें सिविक सेंटर से आते हुए लेफ़्ट साइड से रास्ता है अंदर आने का टीम्स का, वहाँ से टीम्स अंदर आएंगी। तो ये नेशनल स्टेडियम का अहवाल है, और आज की तारीख का ये अपडेट है नेशनल स्टेडियम की। यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ, और आगे चंद दिनों के बाद मैं फिर आऊँगा और फिर आपको यहाँ का अहवाल फिर बताऊँगा। ये जी कल की रिपोर्ट है। कल हमें बुलाया गया था नेशनल स्टेडियम कराची, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया और ये पूरा दौरा हमसे करवाया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी है, मतलब बेहतरीन है। स्टेडियम तैयार तो हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग जो बन रही है 5 मंजिला, वो ज़बरदस्त है। सब काम उसमें हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम अब हो रहा है। बिल्कुल, और जो टाइम दिया गया उससे जाहिर सी बात है चैंपियन ट्रॉफी जब स्टार्ट है उससे पहले
मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। और आपने सही बोला कि जिस तरह हमने ये फुटेज देखी हैं इसमें नज़र यही आ रहा है, क्योंकि कुर्सियाँ वगैरह सब लग चुकी हैं, ग्राउंड्स के काम तकरीबन हो चुके हैं, घास वगैरह का इतना मसला नहीं होता, जो ग्राउंड्स का घास है वो आप पानी वगैरह ज़्यादा दें, उसके ऊपर काम करें तो वो घास जो है वो उग जाता है फटाफट, उसमें कोई इतना ज़्यादा मसले मसाइल जो है नहीं होते। लेकिन जो बिल्डिंग की हमने चीज़ें देखी हैं उसमें नज़र ऐसे ही आ रहा है सिर्फ फिनिशिंग का काम लग रहा है, शीशे वगैरह, दरवाजे वगैरह, हर चीज़ हमें मतलब जो भी इलेक्ट्रिक का काम था वो सब हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं। और जो अगर हम लाहौर की बात भी करें उसमें भी काफ़ी काम हो चुका है, और वो जिस तरीके से जो टाइम दिया गया था तो उसमें हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी काम हो गया। जो LED जो आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, उसके अलावा जो लाइट्स हैं टावर्स की वो भी बाहर से आ रही हैं, उनकी अलाइनमेंट है बाकायदा। इट्स एन इंजीनियरिंग, उसके लिए इंजीनियर्स अलग आएंगे और वो उस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो सब चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। एक और प्लान है चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, पाकिस्तान टीम क्या सोच रही है, पाकिस्तान टीम को क्या सोचना चाहिए, इस हवाले से कराची के जर्नलिस्ट से मेरी मुलाकात कल हुई थी। तो कराची के जर्नलिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की स्क्वाड के हवाले से, वो सुन लिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आ गई है। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देखते हैं तो हम उसमें बहुत सारे सवालिया निशान है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट मैच की सीरीज़ हुई, यकीनन इनमें से भी कुछ खिलाड़ी जो हैं वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरी तरफ साइम अयूब के लिए चेयरमैन पीसीबी ने खुद कहा है कि हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे। इससे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा फिशी है उनकी हेल्थ को लेकर और उनकी जो इंजरी थी उसको लेकर। लेकिन बात यह है कि यार खिलाड़ियों को नो डाउट बता दिया गया होगा, लेकिन स्क्वाड जो है आपको अनाउंस कर देना चाहिए। इससे खिलाड़ियों के अंदर एक उनका लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ता है, उनमें एतमाद आता है कि हम इसका पार्ट्स हैं। वो तमाम आपस में जेल करते हैं, मिलते हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, सब उनकी एक हारमोनी बैलेंस होती है, कम्युनिकेशन लेवल होता है कि हमने एज ए स्क्वाड खेलना है। आप ये देखें बड़ी बातें हुई, लेकिन इंडिया ने वो स्क्वाड अनाउंस किया जो सबकी नज़रों में था। और वहाँ पर आप देखें उन्होंने एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर जो है अपने एतमाद का इजहार किया। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब भी कोई इवेंट होते हैं, एशिया कप हो, ये बिल्कुल एंड में जाकर जो है वो अनाउंस करते हैं। ऐसा नहीं, खिलाड़ियों को यकीनन खुद को मैसेज कन्वे कर दिया गया होगा कि यू आर द पार्ट ऑफ आईसीसी स्क्वाड। लेकिन अगर पूरी दुनिया में सवालिया निशान बचा हुआ है, अगर ऐसी बातों से परहेज करते हुए इसको कहें तो ये है। लेकिन बात ये है कि दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान को इसलिए भी स्क्वाड बनाने में मुश्किलात का सामना है कि किसको लें, किसको छोड़ें। अगर आप ओपनर में ही देखें तो इस वक्त मतलब आपके सामने बाबर भी है, रिजवान भी है, फ़खर भी है, अगर साइम भी आ जाता है, अब्दुल्ला शफीक भी है, हुरैरा भी है, तो एक एक उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ विकेट कीपर भी है। अब आप इसमें क्या करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द स्क्वाड अनाउंस करें ताकि पाकिस्तान के लिए जीत के रास्ते भाई हमवार हों। उम्मीद है और ये होम ग्राउंड होंगे पाकिस्तान के, और इसका भरपूर अंदाज है पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होना चाहिए और एडवांटेज उठाना भी चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ हम फंसे, फिर हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फंसे, लेकिन वो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो बॉलर्स हैं, यहाँ के जो बैटर्स हैं, वो यहाँ पर एक एक दो साल नहीं बल्कि दिहाइयों से इन्हीं ग्राउंड्स पे, इन्हीं मैदानों में, इन्हीं क्राउड के सामने खेलते हुए आ रहे हैं। तो जितना एडवांटेज इनको होगा इतना एडवांटेज किसी और टीम को नहीं होगा। सपोर्ट पूरी फैंस की आपके साथ होगी, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम टॉप फॉर्म में होगी। अब मेरी नज़र में पाकिस्तान की पूरी जर्नी जो है वो पहले मैच पर डिपेंड करती है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है ओपनर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, ये आज की प्रेडिक्शन है। और अगर ये मैच हारता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगा। अब थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया स्क्वाड का साइम अयूब के बाहर जाने से। ओपनिंग कौन करता है, फ़खर जमान मैंडेटरी हैं, फ़खर जमान के साथ कौन होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन। मुझे अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा फ़खर जमान के साथ जिसको आप खिला सकते हैं। हसीबुल्ला कुड बी द ऑप्शन। नीचे खुशदिल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। थोड़ा सा साइम अयूब के जाने के बाद से जो बैलेंस है ना वो ऑफ हो गया है, ऑफ कलर हो गया। और मुझे नहीं लग रहा कि अब पाकिस्तान को कुछ समझ आ रही है कि किसके साथ जाना है। शान की बात हो रही है, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, उनका मोराल डाउन है, बाबर को ऊपर लाने की बात हो रही है। बैलेंस बहुत ज़्यादा आउट हो गया है साइम अयूब के जाने से। अब जो भी होगा उसको कॉम्बिनेशन को डेवलप करने में बहुत कम टाइम है, इतने मैचेस आपके पास नहीं है। फ्रॉम द वर्ड को आपने परफॉर्म करना है, मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, स्पिनर्स ने वनडे क्रिकेट इतनी अभी खेली भी नहीं है। तो जो भी होगा पहले मैच पर डिपेंड करेगा। पहला मैच क्लिक करते हैं, यू आर इन द फाइनल, पहला मैच हारते हैं, सेमीफाइनल में भी नहीं जा रहा पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, पाकिस्तान को होम एडवांटेज तो होगा। सुनील गावस्कर साहब भी यही कहे कि पाकिस्तान को होम एडवांटेज का फ़ायदा तो होगा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो करेगी अच्छी वर्कआउट, लेकिन जो बैटिंग पे ना उस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाबर आजम साहब आपके आउट ऑफ फॉर्म हैं,
आपके फ़खर जमान देखें, उन्होंने ILTL में 2-3 इनिंग अच्छी खेली हैं। साइम अयूब आपके डाउटफुल हैं, वो नहीं होंगे। तो बैटिंग से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बॉलर्स है, पेस अटैक है हमारा शाहीन, नसीम और हारिस, इससे मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन अब मैं बॉलिंग जो हमारी स्पिन है उसमें हम लैग कर रहे हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं कि इब्रार को डालेंगे, लेकिन इब्रार 2023 वर्ल्ड कप में भी इतने उनको तो बैठा ही दिया गया था। तो अभी T20 में बॉलिंग कर रहे हैं, इतने मुतासिर बॉलिंग नहीं थी। तो स्पिन अटैक पाकिस्तान में फंसेगा, पाकिस्तान स्पिन अटैक में फंसेगा। फिर हमारी जो पाकिस्तान की एक ही होप है वो है फास्ट बॉलिंग। बस इस पर अगर फास्ट बॉलिंग ने कमाल कर दिया तो हम चैम्पियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल या फाइनल तक जा सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ तक आप पाकिस्तान की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है। पाकिस्तान ने 2 राउंड मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, जिसमें से भी एक मैच आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, जिनसे पिछले 4 सालों में आपने बहुत ज़्यादा रेगुलर क्रिकेट खेली है। और इस वक्त पिछले 4 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो दुनिया की 2 टीमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपस में क्रिकेट खेली है तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही हैं। तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है। फिर बांग्लादेश से आपका एक मैच है, ऑल्दो बांग्लादेश ने टेस्ट मैच में आपको हराया था, लेकिन ये फॉर्मेट डिफरेंट है और मैं समझता हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम बेहतर है। तो अगर आप ये 2 मैचेस जीत जाते हैं, इंडिया के मैच की भी हम बात नहीं करते, तो भी पाकिस्तान के पास चांस है कि आगे पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। दुबई में हम इंडिया को T20 फॉर्मेट में हरा चुके हैं, वहाँ की विकेटें पाकिस्तान को सूट करती हैं। वहाँ पर इस वक्त एक टूर्नामेंट जारी है, उसके बाद वहाँ पर मैचेस होंगे, तो हम यूज पिचेस पर वहाँ पर मैचेस खेलेंगे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पिन को वहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। अबरार हैं, सुफियान मकीम है, इंडिया के पास भी अच्छी स्पिन हैं, लेकिन पाकिस्तान को दुबई के मैदानों में खेलने का तजुर्बा ज़्यादा है। तो मुझे पाकिस्तान के चांसेस अच्छे लग रहे हैं। जहाँ तक स्क्वाड की आपने बात की, साइम अयूब होते तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान फेवरेट है इस टूर्नामेंट का, लेकिन मैं टूर्नामेंट का फेवरेट नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि मुझे सेमीफाइनलिस्ट में पाकिस्तान की टीम ज़रूर नज़र आ रही है। और सेमीफाइनल के बाद फिर एक ही मैच होता है, अगर आप उसमें कर गए तो फिर आप फाइनल में, और फाइनल में कर गए तो ट्रॉफी आपके पास। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जाता देख रहे हैं जर्नलिस्ट ज़्यादातर, और साइम अयूब अगर होते तो पाकिस्तान फेवरेट होता। साइम अयूब का इतना बड़ा फैक्टर है। देखिए ज़रूर उसका मतलब यानी उसका टीम में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में जैसा वो प्लेयर है, जैसा वो नए बॉल पे अटैक करता है, बेसिकली देखा जाए तो उसकी वैल्यू इस वजह से कि वो नया बॉल ख़राब कर देता है, जगह बनने नहीं देता किसी बॉलर की, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो आपके पास फिर रन्स ही रन्स आते हैं। ऐसा प्लेयर अगर खड़ा हो जाए तो वो सर्किल में ही तहस नहस कर देता है, और अगर लंबा ज़्यादा खेल गया तो 25 ओवर तक, 20-25 ओवर तक अपने 100 कर जाएगा अगर इस टाइप का जो प्लेयर होता है। तो और है भी नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर, जो नेचुरल टैलेंटेड क्रिकेटर होता है उससे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। फ़खर ज़मान का साथ होगा, ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो बंदा ये हाँ बिल्कुल, वो बंदा ये समझता है कि यार ये वैसी टैलेंटेड है, परफॉर्म कर रहा है, यंग है, सारे शॉट्स हैं इसके पास। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी दुनिया के ओपनर्स हैं उनके पास कट पुल होना बहुत ज़रूरी है, और वो उसके पास है, और वो नेचुरल टैलेंटेड है, तो उसका टीम में होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ऐसा प्लेयर जब किसी भी टीम में हो तो आपको ये भी एक उम्मीद हो जाती है कि अगर हमने 300 चेस करना है, 350 चेस करना है, इवन 400 चेस भी करना है, तो ये प्लेयर ऐसा है कि ये अगर जितनी देर तक क्रीज पे रहा तो हम ये रन चेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेयर के ना होने से बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन खैर साइम अयूब के लिए नेक तमन्ना है। अब थोड़ा सा लेकिन अगर आप एक चीज़ ये भी देखें कि 92 के वर्ल्ड कप में सईद अनवर नहीं थे, हाँ, तो कितना लोगों ने सोचा वकार यूनुस नहीं थे, कितना लोगों ने सोचा कि ये दोनों मेन प्लेयर है, ये नहीं है। लेकिन आकिब जावेद की बॉलिंग थी ना उसमें यार, मैं आपसे एक बात, वसीम अकरम की बॉलिंग थी ना, मुश्ताक अहमद की बॉलिंग थी, सर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, बात ये है कि आपके पास ये 2 प्लेयर टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, एक 150 पे बॉल करने वाला, एक नेचुरल टैलेंटेड। उसके बावजूद भी आप जीते। उसकी वजह क्यों जीते? क्योंकि वो जो कप्तान था उस वक्त का वो बहुत टैलेंटेड, बहुत आला किस्म का कप्तान, जिसकी वजह से 92 का वर्ल्ड कप आप जीते। ठीक है, अब आ जाइए गोल्ड टेस्ट मैच की तरफ, बिल्कुल शिफ्ट कर रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया 330 रन बना गया। देखिए आप पहले दिन देखिए आपने जो शुरू में मुझे बोला था ना कि आप मैच ये बड़े गौर से देख रहे हैं, तो मैं ज़रा आपने लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में ऐसी टर्निंग पिचेस बना के पहले ओवर से ही नया बॉल स्पिनर्स को दे के वो ये समझते हैं हम मैच जीत जाएंगे, स्पिनर बड़ा काम कर देंगे। और बड़ी बातें हमने सुनी कि जी इंडिया में स्पिनर नया बॉल करते हैं, श्रीलंका में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं। तो मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जाए। 330 रन कर दिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने, आज पहला दिन
टॉस जीता, पहले बैटिंग की। क्यों बैटिंग की? कि चौथे दिन अगर हम बैटिंग करेंगे, ये जो टीम करेगी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने पहले बैटिंग की। चौथे दिन का आप ऐसी एशियन कंडीशन में क्यों सोचते हैं कि बॉल तीसरे दिन चौथे दिन जब ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद जब चौथी बैटिंग आई तो हमें 150 रन करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तीसरे चौथे दिन जाके बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होने लग जाता है। तो उसमें फिर आप पहले जो आपके 2 दिन होते हैं ना, उसमें आप पहली बैटिंग करके एडवांटेज लेते हैं कि अगर हम लंबा खेल गए, जिस तरह आप देखें ऑस्ट्रेलियन एडवांटेज ले रहा है। पहले दिन एडवांटेज क्या लिया, बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, 330 किए, दूसरे दिन खड़े रहेंगे, यही खड़े रहे, दूसरे आके खेले तो ये तो आराम से 600 रन कर जाएंगे। 2 दिन का एडवांटेज इन एशियन कंडीशन में ये होता है। श्रीलंका की जो बॉलिंग है, श्रीलंका की बॉलिंग इंतहाई इनएक्सपीरियंस है। उनका जो सबसे ज़्यादा टेस्ट खेला वो 21 टेस्ट, एक 18 टेस्ट, एक टेस्ट, एक 2 टेस्ट। तो बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, ये भी तो देखो। देखिए कौन सी बात कर रहे हैं यार, श्रीलंका जय सूर्य लेफ्ट आर्म स्पिनर जो इनएक्सपीरियंस है, देख लो वो हर टेस्ट में 5-5 आउट कर रहा होता है। टेस्ट खेला इनका यार। नहीं तो उसकी परफॉर्मेंस तो देखें, सिर्फ एक वही एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद जो 18 जो खेले उनका हैं, जो एक ने 1 टेस्ट खेला है, एक ने 2 टेस्ट, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसने अटैक किया था, निशान नाम है या क्या नाम है उसका, ठीक है, उसने ऑफ स्पिन करता है भाई, वो भी आउट करता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा दूसरी बात ये एक्सपीरियंस नहीं है उनके दूसरी बात पास ये एज कंपेयर टू साजिद एंड नुमान। देखिए दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान वाली पिचेस थी ना, मैंने आपको कल भी बोला था, इनएक्सपीरियंस बॉलर भी ला के T20 वाला भी खिला दोगे, परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अब ये जो पिचेस हैं, क्या उन्होंने स्पिनर नहीं, नए बॉल से स्पिनर से बॉल नहीं कराए? क्यों उन्होंने कराए? कि हम जो है चांस लेते हैं, बॉल ब्रेक होगा, अगर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर पे अच्छा नहीं खेल सकते तो वो जल्दी हम आउट कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ ना, ब्रेक नहीं हुआ। अब ये पिचेस जो है ना, इसमें बैट्समैन रन्स भी करेंगे, बॉलर्स की भी बारी आएगी, दूसरे दिन तीसरे दिन जो भी बॉल ब्रेक होगा आएगी। अभी पहला दिन तो हमारे लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है। और आईसीसी के अवार्ड्स का भी सीजन चल रहा है। अभी बुमराह को लेटेस्ट अवार्ड मिला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो बुमराह डिजर्व करता है, जिस तरह का बॉलर वो है, जिस तरह की रिसेंटली उसकी फॉर्म है। पाकिस्तान का कोई फास्ट नहीं डिजर्व करता, नहीं, मैं क्यों नहीं करता भाई। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर देख कर ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। आज के ज़माने में वो बॉलर्स ही नहीं है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो टॉप रैंक में आए हैं या टॉप रैंक में उनका नाम लिया जाए, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जो लड़के खेल रहे हैं, और मुझे तो अफसोस होता है 21-21, 24-24 साल के लड़के खेल रहे हैं, और अगर आप इस रैंकिंग में नहीं आएंगे या आप इस तरह अवार्ड्स नहीं लेंगे या आप ऐसी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं करेंगे, देखिए बात यह है कि खेल खेल के आपको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, आप कहीं ना कहीं आउट तो कर देंगे, लेकिन आपकी वैल्यू किस वक्त होती है? जिस तरह बुमराह की है, विकेट नहीं मिल रही, आता है आउट करके चला जाता है। T20 में आउट कोई नहीं हो रहा, बुमराह को लाया जाता है, विकेट लेके चला जाता है। टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप लग गई है, उसको लाया जाता है, वो विकेट लेके चला जाता है। नया बॉल करता है, पुराना बॉल करता है, जिस टाइम आके वो बॉल करे वो बैट्समैन को मुश्किल में डालता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग पिचेस पे ही मुश्किल में डालता है, फ्लैट पिचेस आप उसको दे दें। शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह का अगर मैं आपसे कहूँ कंपैरिजन करें, शाहीन अभी बहुत यंग है, तो बुमराह की क्लास कोई कंपैरिजन नहीं, कितना टाइम लगेगा? शाहीन अफरीदी में और बुमराह में कोई कंपैरिजन नहीं। क्या करना चाहिए शाहीन को, नसीम को, हारिस रऊफ को कि वो बुमराह की क्लास तक पहुंचे? देखिए क्लास, देखिए सब एक जैसे होते हैं, आपको सिर्फ चीजें समझने की जरूरत है। आपको ये समझना है कि ये पिच क्या डिमांड कर रही है। शाहीन को आपने देखा कितनी दफा फ्लैट पिच है, कोई सी भी है, बॉल स्विंग नहीं हो रहा, नया बॉल आगे ही करने की कोशिश कर रहा है, वो फुल टॉस हो जाती है, हॉफ वाली होती है, पहले ओवर में 2-2 चौके खा लेता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जहां पे आपका बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है वहां पे आप एयर में करने की कोशिश करें। लाइक इंग्लैंड की कंडीशन हो गई, वहां पे वेदर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब यानी ज़्यादा बारिश होती है, क्लाउडी वेदर रहता है। न्यूजीलैंड में ऐसा होता है। इन जगहों पे आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आगे से बॉल करें, एयर में स्विंग होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो गई या एशियन कंडीशन में अगर आप आगे से बॉल करने की कोशिश करेंगे, या दुबई में, वहाँ पर तो बॉल एक आध ओवर हुआ उसके बाद तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो लेंथ बहुत काउंट करती है, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएँ, ठीक है, ज़्यादा मुंह पे बॉल ना करें, खिंचा हुआ बॉल करें, जो हम अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज बोलते हैं। अगर उसमें हल्का सा भी बॉल अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, बैट्समैन को नहीं समझ आती नया बॉलर कितना स्विंग होगा या सीम होगा। ये क्वालिटी बुमराह के अंदर आप चेक तो करो। वो चाहे टेस्ट क्रिकेट खेलता है चाहे वाइट बॉल क्रिकेट खेलता है, वो मुंह पे बहुत कम बॉल करता है, ठीक है। वो पीछे हिट करता है, लेंथ उसकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उसको पिक करना, उसको शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई काम एक्शन है, छोटा सा उससे फर्क पड़ता है। ये नहीं है, दुनिया में बहुत से बॉलर्स ऐसे हैं जिनके कोई छोटा सा रन अप है उसका, उसके बावजूद देखिए जितना अच्छा बॉलर, जितना चीजों को वो समझता है, उसके साथ उसको नुकसान क्या हो रहा है, वो अनफिट हो जाता है। चलें अब इंडिया अनफिट हो जाता है, ये उसके साथ बहुत ज्यादा। इंडिया की निस्बतन नई साइड है। कल T20 मैच भी हुआ,
इंडिया इंग्लैंड के मैच पे आप मैं इंडिया की टीम को मैं नई साइड नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि नाम से तो आप कह सकते हैं कि जी नई साइड है, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, फिर उसके बाद आई थिंक जायसवाल भी नहीं है, अश्विन नहीं है, जडेजा, मतलब बहुत से लड़के नहीं हैं। लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंसेस तो देखो, साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से आकर उन्होंने क्रिकेट खेली, या उनको देखें उनकी बैटिंग से, स्पेशली इंडिया की बैटिंग से मुझे एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि उनको फ्री हैंड दिया गया है। जिस तरह अभिषेक शर्मा पहले ओवर से आके मारता है, संजू सैमसन जिस तरह खेलता है, ये कप्तान खुद खेलते हैं, तो इसकी हमेशा आपको ना किसी भी टीम की बैटिंग से आइडिया हो जाएगा कि इनको कितनी खुली छूट दी हुई है, कितना इनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ कि जाओ और मारो। जी, मुझे खुली छूट बिल्कुल नहीं है, मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने खुली छूट नहीं दी। नहीं तो आप कहा कि प्रोग्राम का टाइम खत्म। देखिए बात सुने, तो आप बैठे हुए ऐसी जगह पे हैं। अब मैं अगर आपको मैं बोलना भी चाहूँ तो मैं नहीं आप नहीं बोलने देंगे मुझे। बात मैं आपसे अदराहे मजाक भी कहूँ तो आप यार लड़ पड़ते। भाई खुली छूट आपको ही नहीं, मैं बोलूंगा आपको खुली छूट नहीं है। सही है, एंड करे शो खत्म। सही है, शो खत्म करते हैं जी। आज का शो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की आज के शो में। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हम शुरू हुए थे, पीटीवी पर आए, उसके अलावा नेशनल स्टेडियम लेकर गए, आपको गोल लेकर गए, आपको हम लेकर गए, आपको हम इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच पे जर्नलिस्ट जो हमारे भाई हैं कराची में, उनकी राय हमने आपको सुनाई। और एक चीज़ हम हैव यू से जो आपका सेगमेंट है वो हमने शामिल नहीं किया क्योंकि हमने तकरीबन उससे मिलता जुलता एक सेगमेंट आज कर लिया था। ज़रा वक्त की किल्लत भी थी। आज आप से अगले पीर को फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तनवीर को और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।